फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है संज्ञान एवं सीखना। तो इसमें जो यूनिट 4 है तो उसमें देखेंगे विकासशील देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन, बालकों की संकल्पना की विशेषताओं पर प्रकाश। बालकों की विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे। तो पहले संकल्पना के बारे में कुछ जानेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने बालकों द्वारा सीखी गई संकल्प की कुछ विशेषताएं बताई हैं। इस वयस्क द्वारा संकल्प सीखने की होती है विशेषताएं हैं जिन पर प्रकाश डाला है। कुछ विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। तो फर्स्ट देखेंगे इसमें। फर्स्ट है बालकों का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्ट कैसे होता है। तो देखेंगे इसका तात्पर्य होता है कि बालकों में पहले एक अस्पष्ट संप्रत्यय विकसित होता है। बाद में जब उनके संज्ञानात्मक विकास का स्तर कुछ बढ़ जाता है तो उनमें किसी उद्दीपक के खास भाग का एकाग्रचित करने तथा उसके बारे में सोचने की जो क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है और इसके फलस्वरूप एक स्पष्ट एवं विशिष्ट संप्रत्यय विकसित हो जाता है। तो उसमें बताया गया है कि बालक में जो एक बालक होते हैं उनमें पहले एक अस्पष्ट संप्रत्यय होता है और जब उनका संज्ञानात्मक जो स्तर है जब वह बढ़ जाता है तो वह उद्दीपक में उनके एक खास एकाग्रित करने के बारे में वह सोचने लगते हैं और उनकी जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है संप्रत्यय प्रायः परिवर्तन विरोधी होते हैं। तो देखेंगे किस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि वैसे संप्रत्यय जो संवेगात्मक रूप से अधिक भारित होते हैं उनमें जल्द परिवर्तन नहीं होता है। इसका कारण ये बताया गया है कि जैसे संप्रत्यय के साथ बालकों में आविष्टन अधिक होता है और अक्सर इनमें आत्मसंतुष्टि अधिक होती है। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बालकों के संप्रत्यय व्यक्तित्व होते हैं। देखेंगे कि बालकों के बौद्धिक विकास का स्तर अलग अलग होता है। जो बालक है उनमें अलग अलग बौद्धिक विकास होता है। किन्हीं दो बालकों का बौद्धिक स्तर या अन्य अनुभूतियाँ बालकों में बिल्कुल समान नहीं होती हैं और फलस्वरूप बालकों में जो संप्रत्यय विकसित होता है कुछ व्यक्तित्व स्वभाव का होता है अर्थात अलग अलग होता है। और कुछ में मनोविज्ञानिकों का मत है कि इसके बावजूद वर्ग में एक साथ शिक्षित होने वाले छात्रों में संप्रत्यय अधिक समानता होती है क्योंकि उनके मूल में अनुभूति में अधिक समानता होती है। इसमें बताया गया है कि जो कोई दो बालक हैं तो उनका जो बौद्धिक स्तर है और जो अनुभूतियाँ हैं वो एक समान नहीं हो सकती हैं। और इसमें बताया गया है कि कुछ व्यक्तित्व स्वभाव के होते हैं और उनका अर्थात जो व्यक्तित्व है वो उनका अलग अलग होता है। अब मनोविज्ञान ने उन्होंने कहा है कि एक ही वर्ग के साथ साथ शिक्षित रहने वाले छात्र हैं उनका संप्रत्यय में समानता होती है और उनके जो मूल हैं अनुभूतियाँ हैं वो अधिकता उनमें समानता दिखाई देती है। नेक्स्ट है संप्रत्यय का प्रभाव बालकों के व्यवहार पर काफ़ी पड़ता है। तो देखेंगे किस प्रकार पड़ता है कि सभी संप्रत्ययों से बालकों के सामाजिक एवं व्यक्तित्व समायोजन पर काफ़ी असर पड़ता है। इसमें बताया गया है कि जो बालक है उनके सामाजिक एवं व्यक्तित्व समायोजन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है जिससे उनका व्यवहार काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। मनोविज्ञानिकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि जब बालकों के अनुकूल संप्रत्यय जैसे दूसरों की मदद करना और अपने से बड़ों का सम्मान करना और साथियों के साथ मिलजुल कर रहना खेलना ये आदि उनके अंदर विकसित होते हैं, परंतु यदि इनमें प्रतिकूल संप्रत्यय विकसित हो जाए, इसके कहने का तात्पर्य है इसका विपरीत हो जाए तो उनमें अस्वीकारात्मक व्यवहार है जैसे लड़ाई करना, झगड़ा करना और झूठ बोलना और शिक्षिका तथा माता पिता का अनादर करना आदि भी विकसित हो जाते हैं। ये संप्रत्यय का प्रभाव है जो बालकों के प्रभाव में काफ़ी पड़ता है। तो इस प्रकार था। नेक्स्ट है बालकों के संप्रत्यय विकास का एक पैटर्न होता है। तो देखेंगे बालकों में संप्रत्यय विकास का एक निश्चित पैटर्न के अनुसार होता है। इनमें से मूर्त या ठोस संप्रत्यय जैसे माता पिता
विकसित होते हैं। बाद में 3-4 साल की उम्र होने पर अमूर्त संप्रत्यय जैसे खुशी, दुख आदि विकसित होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बालकों में संप्रत्यय विकास सरल एवं मूर्त तथा जटिल एवं अमूर्त की ओर होता है। नेक्स्ट है बालकों के संप्रत्यय श्रेणीबद्ध होते हैं। तो देखेंगे कि बालकों के संप्रत्यय की विशेषताएं यह बताई गई है कि यह श्रेणीबद्ध होते हैं जैसे जैसे बालकों की उम्र बीतती जाती। कहने का तात्पर्य जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं वे ढेर सारे जटिल जो संप्रत्यय हैं उनको सीख लेते हैं और उनमें आपस में भिन्न तथा एवं स्पष्ट रखने के लिए श्रेणी में सुव्यवस्थित कर देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे मनोविज्ञान के अध्ययन के अनुसार जैसे 10 साल का बालक है वो फलों के कई प्रकार से अवगत होता है। जैसे फलों में वह फलों को 2 भागों में बांट सकता है, कुछ रस वाले फल को और कुछ सूखे वाले फल को वह अलग अलग बांट सकता है। नेक्स्ट है संप्रत्यय संवेगात्मक रूप से भारित होता है। तो देखेंगे वो किस प्रकार है कि बालकों द्वारा सीखे गए सभी संप्रत्यय में कोई ना कोई संवेगात्मक अनुभूति जरूर होती है और मनोविज्ञान के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि सामान्यतः वैसे संप्रत्यय जो आत्मनिष्ठ होते हैं अर्थात आत्म से संबंधित होते हैं, वैसे वस्तु, व्यक्तित्व या परिस्थितियाँ जो आत्म से जुड़े होते हैं वे संवेगात्मक रूप से उन वस्तुओं तथा व्यक्तियों से संबंधित होते हैं। और इसमें बताया गया है जो वस्तुनिष्ठ होते हैं वो अधिक भारित होते हैं। जैसे बालकों के माता पिता, शिक्षक संप्रत्यय तथा संवेगात्मक रूप से फल है, पशु है, संप्रत्यय अधिक भारित हो सकते हैं। और बालकों के लिए माता पिता, शिक्षक के प्रति सुखद दुखद भाव स्पष्ट देखने को भी हमें मिलता है संवेगात्मक में। और परंतु फल, रेल तथा पशु के प्रति कोई हमें सुखद व दुखद कोई भाव देखने को हमें नहीं मिलता। ये संवेगात्मक में बताया गया है कि जैसे माता पिता हैं तो उनमें हमें माता पिता है तो उनमें हमें जो संवेगात्मक रूप से अधिक हमें संवेग में अंदर देखने को मिलता है। और जैसे फल है, रेल है, पशु है तो इनके अंदर हमें सुखद या दुखद जो भाव है वो उतने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है जो माता पिता में दिखाई देता है। नेक्स्ट है बुद्धि के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जो बुद्धि के सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो देखेंगे फर्स्ट है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत, और दूसरा है बुद्धि का द्वैतत्व सिद्धांत, और तीसरा है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत, और चौथा है बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, और पांचवा है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत, और छठवां है बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत, और सातवां है बुद्धि का त्रिआयाम सिद्धांत। तो देखेंगे बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत देखेंगे जो इस प्रकार है। बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को बिने ने दिया है। किसने दिया है? बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को बिने ने दिया है। और मनोविज्ञान विने ने बुद्धि को एक इकाई माना है। जो बिने हैं इन्होंने बुद्धि को एक इकाई माना है जिसके अनुसार व्यक्तित्व के विभिन्न मानसिक योग्यताएं एक इकाई के रूप में काम आती हैं। और बिने ने बुद्धि एक तत्व सिद्धांत को मनोरोचक सिद्धांत कहा है। कौन सा सिद्धांत कहा है? मनोरोचक सिद्धांत भी कहा है। और बुद्धि के मनोरोचक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि केवल एक ही तत्व से बनती है। जो बिने हैं उन्होंने कहा है कि जो बुद्धि है वो एक ही तत्व से बनती है और सभी क्षेत्रों में यह भी बुद्धि व्याप्त है। यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कोई व्यक्ति अगर विज्ञान में कुशल है तो यह निश्चित नहीं है कि वो कला में भी कुशल होगा। जो बिने का सिद्धांत है, बिने ने बताया है कि जो सिद्धांत है वो एक इकाई जो एक तत्व के रूप में और एक इकाई के रूप में काम आता है। और इन्होंने जो एक बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत को मनोरोचक सिद्धांत भी कहा है। और इन्होंने सभी क्षेत्रों में एक ही बुद्धि व्याप्त है। इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। जो बिने का सिद्धांत है उसको एक रूप में नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि विज्ञान में यदि कोई व्यक्ति कुशल है तो ये निश्चित नहीं है कि वह कला में भी अच्छा हो। कहने का मतलब है किसी व्यक्ति की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी हिंदी भी बहुत अच्छी हो। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बुद्धि का द्वैतत्व सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे कि बुद्धि के द्वैतत्व सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया है और मनोविज्ञान स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि के जो दो तत्व हैं वो उन्होंने बताए, सामान्य तत्व और नेक्स्ट है विशिष्ट तत्व। तो इसमें देखेंगे बुद्धि के द्वैतत्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक समान तत्व होते हैं जो विशिष्ट तत्वों से संबंधित होते हैं और जिस व्यक्ति का समान तत्व विशिष्ट तत्व में जितना उत्तम रूप से संबंधित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा सिद्धांत है वो है बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत। तो इसमें देखेंगे बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो थर्नराइड ने किया है। किसने किया है? थर्नराइड ने किया है और उन्होंने बताया है कि थर्नराइड ने बुद्धि के द्वैतत्व सिद्धांत का खंडन करते हुए, कौन सा सिद्धांत का खंडन? द्वैतत्व के सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा है कि बुद्धि सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर नहीं बनी होती है बल्कि बुद्धि की रचना बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों से मिलकर होती है। ये थर्नराइड ने बताया है। और थर्नराइड की बुद्धि का जो बहुतत्व का सिद्धांत है उसके अनुसार देखेंगे कि प्रत्येक बालक का एक तत्व से स्वतंत्र होते हैं, वह एक दूसरे तत्व। उन्होंने बताया है कि प्रत्येक कारक या तत्व एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और एक विशिष्ट मानसिक क्षमता प्रतिनिधित्व करता है। थर्नराइड आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति, भाषण योग्यता जैसे बुद्धि कुछ सरल तत्व, कुछ मूल तत्व जो बताए हैं जो बुद्धि के समान तत्व से भिन्न होते हैं। यह थर्नराइड ने बताया था। नेक्स्ट है बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत। तो बुद्धि का जो समूह तत्व सिद्धांत है वो देखेंगे कि बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक थॉस्टर ने दिया है। किसने दिया है? मनोविज्ञान थॉस्टर ने दिया है। और बुद्धि के इस समूह सिद्धांत को कारक विशेषण सिद्धांत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कारक विशेषक सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं। थॉस्टर ने बुद्धि को प्राथमिक योग्यता के कई समूह में विभाजित किया है जिन्हें हर समूह की योग्यताओं में से एक प्राथमिक तत्व होता है। थॉस्टर ने बुद्धि समूह तत्व सिद्धांत में कुल 9 तत्वों को बताया है जो निम्नलिखित हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे उनके 9 तत्व देखेंगे। तो फर्स्ट है मौखिक तत्व या शाब्दिक तत्व, नेक्स्ट है प्रेक्षण तत्व, नेक्स्ट है अंक संबंधित तत्व और नेक्स्ट है शाब्दिक प्रभाव संबंधी तत्व और नेक्स्ट है स्मृति शक्ति तत्व और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष संबंधी तत्व और नेक्स्ट है तार्किक तत्व और नेक्स्ट है निगमन तर्क और नेक्स्ट है आगमन तर्क तत्व। तो इसमें थॉस्टन ने बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के अनुसार दो मूल तत्वों में जितना अधिक सहसंबंध होता है उनके बीच भी उतना भी हस्तांतरण भी होता है। तो देखेंगे नेक्स्ट है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत। तो बुद्धि का जो प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया है और थॉमसन की बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है। ये थॉमसन ने बताया है और थॉमसन ने व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अपनी संपूर्ण बुद्धि का प्रयोग न करके उसके एक प्रतिदर्श का प्रयोग करता है। ये थॉमसन ने बताया है और थॉमसन के बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार प्रतिदर्श में जो संबंध होता है वह सभी उपयोगिताओं के स्वतंत्र मिश्रण के कारण होता है। यह थॉमसन ने बताया था। तो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत। तो जो बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत है वह वार्नन व वर्ट ने मिलकर बुद्धि का क्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुद्धि के इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मानसिक योग्यताओं को क्रमिक महत्व प्रदान किया गया है। तो बुद्धि का क्रमिक महत्व सिद्धांत है वो देखेंगे कि बुद्धि के इस सिद्धांत में सबसे पहले क्रम में समान मानसिक योग्यताएं होती हैं और बाद में उसमें विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। ये क्रमिक महत्व के सिद्धांत में होता है, पहले समान होती हैं और फिर विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि संकल्पना विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो समझाइए। संकल्पना को कौन कौन से जो तत्व है वो प्रभावित करते हैं। तो वो देखेंगे कि वो इस प्रकार है कि बालकों में संप्रत्यय
विकास कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो निम्नलिखित हैं। तो इसमें फर्स्ट है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व देखेंगे कि बालक के व्यक्तित्व का भी प्रभाव उसके संप्रत्यय विकास पर पड़ता है। स्कैक्टर के अध्ययन के अनुसार वैसे बालक जो अपनी क्षमता के प्रति समायोजन विचार रखते हैं, दूसरे के प्रति वास्तविक संबंध रखते हैं तथा स्वयं काफ़ी समायोजनशील प्रकृति के होते हैं, उनमें यथार्थ संप्रत्यय तेजी से विकसित होता है और इसके विपरीत शील गुण वाले बालकों में संप्रत्यय है वो थोड़ा मंद गति से होता है। व्यक्तित्व है उसमें बताया गया है उसमें स्कैक्टर ने बताया है कि जो बालक है उनमें क्षमता के अनुसार समायोजन करते हैं, वह अपनी क्षमता के अनुसार समायोजन करते हैं और जैसे उन्हें वास्तविक संबंध है, दूसरों के प्रति वास्तविक संबंध है और काफ़ी वो समायोजनशील की प्रकृति के होते हैं। जो विकासशील वाले बालक होंगे और जो मंद विकासशील वाले बालक होंगे उनकी जो गति है वो बहुत ही मंद होगी। तो नेक्स्ट है अनुभव, एक्सपीरियंस देखेंगे कि बालक में अनुभव का संप्रत्यय विकास पर सीधा बहुत प्रभाव पड़ता है। जो बालक के अनुभव है उन पर संप्रत्यय का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रत्यय अनुभव और अप्रत्यय अनुभव दोनों का प्रभावी बालक पर संप्रत्यय को सीखने पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य प्रत्यय अनुभव और अप्रत्यय अनुभव पर इन पर बालकों का प्रभाव है बहुत ही अधिक पड़ता है। स्कैक्टर के अनुसार 3 से 4 साल की अवस्था में बालक मूर्त अनुभव या प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर संप्रत्यय सीखते हैं, परंतु जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं वे अमूर्त अनुभव और अप्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भी बहुत तरह से संप्रत्यय सीख लेते हैं। ये अनुभव के अनुसार बताया गया है कि जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ही उसके अनुभव और में बहुत अधिक वह अनुभव से बहुत अधिक सीख जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रिय की अवस्था। तो देखेंगे ज्ञानेंद्रिय ही ऐसा माध्यम है जिससे होकर संवेदी अनुभूतियाँ मस्तिष्क में पहुँचती हैं। अतः यह स्वाभाविक है कि ज्ञानेंद्रिय की अवस्था का प्रभाव बालकों की समझ एवं संप्रत्यय विकास पर पड़ता है और मनोविज्ञान की आम सहमति है कि जब ज्ञानेंद्रिय की अवस्था संतोषजनक होगी तो उनमें बालकों का जो प्रत्यक्षीकरण है वो तीक्ष्णता से होगा और उनमें समझ तथा संप्रत्यय दोनों का विकास होता है। जिन बालकों में उदाहरण स्वरूप वर्णात्मा होती है, जैसे उनमें रंग के संप्रत्यय को ठीक विकास से काफ़ी उम्र उनकी बीतने के बाद भी उनको नहीं आता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय की अवस्था के ही कारण या संप्रत्यय के ही कारण होता है। नेक्स्ट है बुद्धि। तो बुद्धि देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का मत है कि बालकों के बौद्धिक विकास पर का भी प्रभाव संप्रत्यय विकास पर पड़ता है। जो बुद्धि है उस पर बौद्धिक स्तर है उस पर संप्रत्यय पर बहुत ही अधिक महत्व पड़ता है। बौद्धिक परिपक्वता बढ़ने से बालकों में समझने और चिंतन और तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। बौद्धिक परिपक्वता के कारण ही बालकों में चिंतन और जो समायोजन की क्षमता है वो विकसित होती है। उसमें संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया तेजी से होती है, परंतु जिन बालकों का बौद्धिक स्तर बहुत कम होता है उनमें इन क्षमताओं का अभाव होता है, जिससे बालकों में संप्रत्यय विकास की प्रक्रिया है वो मंद हो जाती है। और रॉबिन्स ने एक प्रयोग के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि भी की है। जो रॉबिन्स है उन्होंने इस तथ्य की पुष्टि भी की है। तो नेक्स्ट है सामाजिक आर्थिक स्तर। तो सामाजिक आर्थिक स्तर को देखेंगे। संप्रत्यय विकास में बालकों के परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो बालकों के परिवार है उन पर सामाजिक स्तर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जैसे मोटर गाड़ी, टेलीफोन, फ्रिज आदि संप्रत्यय समानता उच्च माध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर वाले परिवार में विकसित होता है। जो कहने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक स्तर है या जो उच्च माध्यम वाला सामाजिक स्तर है उसमें बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसमें बताया गया है क्योंकि जो निम्न स्तर वाले जो बालक है उनमें यह आर्थिक स्तर बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो सामाजिक स्तर में उसमें बताया गया है कि सामाजिक स्तर में जो उच्च परिवार वाले या उच्च माध्यम सामाजिक आर्थिक वाले स्तर है उनमें जो मोटर गाड़ी, फ्रिज आदि ये संप्रत्यय देखने को मिलता है, और जो निम्न स्तर वाले हैं उनमें जो स्तर में यह पाया नहीं जाता है। तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें माई